नमस्कार एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वेलकम मेरे सेशन में। आज के सेशन में होप यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। जिनके जिनके पॉसिबल हो प्लीज कैमराज ऑन कर सके तो कर ले, सो दैट मैं एक इंटरेक्टिव सेशन हो पाए। मुझे भी लगेगा कि आप लोगों का रिएक्शन कैसे, तो देखकर मुझे और मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छे से चीजों को बताने में। ऐसे में मैं बोलती चली जाती हूँ और मुझे किसी का रिएक्शन नहीं समझ में आता है। ओके, सो होप ऑल आर एक्साइटेड अबाउट नाड़ी नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी। किसी को आइडिया है क्या होती है नाड़ी नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी? थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी तो सभी पढ़ते होंगे तभी इस ग्रुप में आए हैं। एनी आइडिया? एनीवन? चैट पे लिखते जाएं, यस और नो, जस्ट यस और नो में चैट पे लिखते जाएं तो मुझे समझ में आएगा कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, कैसे मैं शुरू करूं। ओके, नो आइडिया। ओके, सो नाड़ी नक्षत्र एक्चुअल में क्या है वो तो मैं लास्ट में बताऊंगी। पहले हम थोड़ा सा बेसिक को समझते हैं, जो क्लैरिटी सबको थोड़ी सी आ जाएगी और क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, तो फिर नाड़ी नक्षत्र का मतलब भी समझ में आएगा। राइट। तो आज के सेशन में मेनली इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि हमारा कुंडली जो देखने का तरीका होता है वो कैसा होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम सारे सूत्र सारे डिक्टम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं कई जगह से, बट जब चार्ट सामने आता है तो हम ब्लैंक हो जाते हैं। राइट, कि हम कैसे शुरू करें, कहाँ से प्रेडिक्ट करें, कौन से हाउस को पकड़े, कौन से प्लेनेट को पकड़े, कौन से भाव को पकड़े और कैसे प्रेडिक्शन करें, इस चीज में हम लैग कर जाते हैं। कि दशा को पकड़े कि ट्रांजिट को देखें, तो ये कंफ्यूजन आज मैं क्लियर करूंगी। ये कंफ्यूजन इसलिए होता है कि जब हम रैंडम अप्रोच करते हैं, जब हम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच करेंगे सीक्वेंस में वन बाय वन प्रॉपर मेथड से कुंडली को देखेंगे, तो आप एग्जैक्ट प्रेडिक्शन तक सही तरीके से पहुंच पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन हम एक सीढ़ी जंप करके नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो गिरने का रिस्क रहता है। सेम वे। ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड वी विल स्टार्ट द स्ट्रक्चर्ड टेक्निक ऑफ प्रेडिक्टिंग एनी चार्ट। कौन कौन कहाँ से हैं चैट पे लिखते जाएं एक बार, कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं मुझसे। कुछ मुझे जाने पहचाने पुराने मेरे लोग दिख रहे हैं, कुछ नए लोग ज्वाइन हुए हैं, वो अपना इंट्रो दें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, ओके, गुड गुड, फ्रॉम मुंबई। ओके, नाइस, चलिए, ओके, वेलकम एवरीवन, है ना। लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। पहला क्या होगा, सबसे पहले वी विल लर्न कुंडली रीडिंग का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है ना। क्योंकि हम क्या होता है, कई बार डायरेक्ट दशा पे जंप कर जाते हैं, कई बार डायरेक्ट हम ट्रांजिट देखने लगते हैं। इट वर्क्स, लेकिन वो कब कैसे काम करता है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको दशा और ट्रांजिट में जंप नहीं करना चाहिए। सिंपल सा मेथड है, तीन चीज याद रखेंगे कि दशा, प्रॉमिस, दशा और ट्रांजिट, है ना। अब देखिए, दशाएं तो जैसे हर प्लेनेट की आती है हर किसी की कुंडली में, महादशा नहीं आती तो अंतरदशा तो सभी की आती, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं, उनका एक दशा सीक्वेंस होता है, और उस दशा सीक्वेंस में हर ग्रह की दशा में हर ग्रह की प्रत्यंतर दशा भी आती है। तो अब हर ग्रह की दशा आ रही तो उनको हर चीज मिलनी भी चाहिए ना लाइफ में, लेकिन नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि प्रॉमिस नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले प्रॉमिस देखना जरूरी है। नहीं तो आप प्रॉमिस नहीं देखा, आप डायरेक्ट दशा में जंप करके बोले शुक्र की दशा तो लगी हुई है, मेरी शादी नहीं हो रही है, क्यों? लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्योंकि प्रॉमिस नहीं होगा चार्ट में कहीं पे। तो वो प्रॉमिस देखेंगे पहले, देन वी विल गो टू दशा एंड देन वी विल गो टू ट्रांसिट। तो ये आपका कंफ्यूजन दूर करेगा। एक्चुअली जब तकलीफ इसीलिए होती है जब आप कुंडली देखते हैं ना, क्योंकि आप सीक्वेंस को मिस कर जाते हैं। राइट, आपको लग रहा है कि भाई मेरा तो गुरु बहुत बलवान बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, बहुत अच्छा है, करियर मेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए गुरु की दशा में, लेकिन गुरु की दशा में आपको डाउनफॉल आ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि डाउनफॉल का प्रॉमिस आपके चार्ट में कहीं ना कहीं होगा जो आप देख नहीं पा रहे हैं, एंड यू डायरेक्टली जंप टूवर्ड्स दशा। तो आप सीक्वेंस को मिस कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास मैरिज के, करियर के, तो हम सारे हाउसेस मिक्स कर देते हैं। वो भी नहीं करना है हमें।
कौन सा हाउस पहले देखना है, कौन सा हाउस को बाद में देखना है, कौन सा प्लेनेट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। जैसे कई बार होता है आपको दिख रहा है कि भाई आपकी कुंडली में गुरु उच्च के होकर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे अपनी दशा में, लेकिन लेकिन आपको यह भी देखना है कि क्या उस पे राहु शनि मंगल की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, वो नवांशा में जाके पीड़ित तो नहीं है एक्चुअल फ्रूट चार्ट में, तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। उच्च के गुरु अगर नवंशा में जाकर नीच के हो गए, पीड़ित हो गए, राहु शनि से दृष्टि पड़ गई, तो वो कमजोर हो जाते हैं, इसीलिए फिर वो अपनी दशा में बुरे रिजल्ट देते हैं और आपका प्रेडिक्शन हो जाता है रॉन्ग। तो आपको जो सीक्वेंस जब आप मिस करते हो ना, टर्न बाय टर्न प्रॉमिस देखना है, जो ग्रह प्रॉमिस दे रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ देखनी है। कई बार प्रॉमिस देने वाले ग्रह बहुत कमजोर होते हैं, जैसे आपके 7th हाउस में बैठा प्लेनेट आपको मैरिज देगा, बट अगर वो कमजोर है, बलहीन है, तो आपको उसको रेमेडीज करके बलवान करना पड़ेगा। अगर आप देख पा रहे हैं कि शादी का प्रॉमिस है, लेकिन वो जो शादी देने वाला वह ग्रह कमजोर है, तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। करेक्ट। तो सबसे पहले हमको करेक्ट हाउस पकड़ना होगा, उस करेक्ट हाउस में बैठे हुए करेक्ट प्लेनेट को पकड़ना होगा, उसकी स्ट्रेंथ को उसके बाद देखेंगे। नहीं तो हम पहले से क्या करते हैं, पहले से उच्च नीच देखने लगते हैं, ऐसा नहीं। पहले प्लेनेट को कैप्चर करो, कौन सा प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल है आपको वो इवेंट देने के लिए, फिर वो प्लेनेट की स्ट्रेंथ क्या है, उच्च का है, नीच का है, वक्री है, अस्त है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ भावों में है, बुरे भावों में है, ये सारा देखेंगे, उसके बाद फिर हम दशा को लगाते हैं। ओके। देन अब कई बार क्या होता है कि आपको प्रॉमिस तो होता है, दशा भी सपोर्ट करती है, लेकिन गोचर मैच नहीं होता। गोचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आखिरी रिजल्ट ट्रांजिट देने वाला, तो ट्रांजिट का ट्रिगर होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 स्टेप प्रेडिक्शन होता है आपका, प्रॉमिस, दशा एंड ट्रांजिट। दशा जो है एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट होती है इन तीनों में, बिकॉज ये एक्चुअल टाइमिंग को बताती है। अब जैसे कुंडली में शादी का प्रॉमिस है, तो जिंदगी भर तो शादी नहीं होगी ना, शादी का इवेंट तो एक ही दिन होगा, वो एक दिन कब आएगा, दैट इज दशा एंड दैट इज ट्रांजिट। ओके। तो अब इसे कैसे समझे, प्रॉमिस कैसे देखोगे चार्ट में। ओके, क्लियर हो रहा है ना सबको, मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत बिगिनिंग से बता रही हूँ, बिगिनिंग से एकदम स्टार्टिंग से। जिन्हें कुछ भी नहीं पता, सिर्फ टर्म्स पता है कि दशा और प्रॉमिस क्या होता है, दशा और कुंडली क्या होती है ना, और गोचर क्या होता है, एक बेसिक नॉलेज होता है कि 9 ग्रहों की दशा होती है, 9 ग्रहों का गोचर होता है। कुंडली आपके सामने कभी आएगी किसी की, तो प्रॉमिस को कैसे देखेंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले प्रॉमिस को देखने के लिए हमें किन चीजों को देखना पड़ेगा। कुंडली में कभी भी किसी भी हाउस के रिजल्ट जब मिलते हैं, तो वो मिलते हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, भाव, भावेश और कारक। 3 चीजें याद रखिएगा ये टर्म, भाव, भावेश और कारक। भाव मतलब वो हाउस, ठीक है, जैसे कुंडली में 12 हाउस होते, 12 हाउसेस, वो पूरे 12 हाउसेस हमारे लाइफ के अलग अलग डोमेन, अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में बताते हैं। एक ही हाउस में बहुत सी चीजें होती है, क्योंकि पूरी लाइफ के इवेंट्स को 12 भागों में डिवाइड किया गया, 12 हाउसेस में। ओके। उसके बाद आप भावेश को देखेंगे। भावेश मीन्स वहां पे जो राशि पड़ी है, जिस हाउस में वो जो राशि है, नंबर है, उस नंबर का लॉर्ड कौन है, उसकी क्या स्थिति है, और फिर उसका कारक, उस हाउस का कारक। तो एक हाउस में अगर 3-4 चीजें, तो कारक आपके अलग अलग हो जाते हैं। कारक इज लाइक जैसे आप किसी, कोई 2 सोसाइटी है ना, आप एक सोसाइटी का जो सप्लायर है, सपोज दोनों सोसाइटी में मिल्क की गाड़ी आती है, एक सोसाइटी के सप्लायर की हेल्थ खराब है तो वो गाड़ी नहीं पहुंच पाई, और दूसरे सप्लायर की गाड़ी ठीक है, उस तक गाड़ी पहुंच गई। अब जिसके पास मिल्क की गाड़ी नहीं पहुंची, वो कहाँ से लाएगा, उसको सप्लाई करने वाला एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है, जो मेन अमूल का फैक्ट्री वाला है ना, अमूल का जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो। तो अब वो अमूल के डिस्ट्रीब्यूटर के पास, आउटलेट के पास जाके मिल्क ले आएगा, लेकिन अगर आउटलेट ही खराब है तो नहीं मिलेगा, अमूल की फैक्ट्री में ही दूध नहीं बन रहा है, तो फिर लेके कैसे आएगा। तो कारक, वो अमूल जो वो कारक है, एक्चुअल नेचुरल कारक है जो सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है मिल्क, तो मिल्क का कारक है अमूल। तो अगर कारक अच्छा है तो आपको कहीं ना कहीं किसी सोर्सेस से वो चीज लाइफ में मिल जाएगी, लेकिन अगर कारक भी पीड़ित है तो दिक्कत आती है। ठीक है, भाव बताता है आपको वो चीज लाइफ में मिलेगी कि नहीं मिलेगी,
लॉर्ड बताता है वो चीज कब मिलेगी, कारक बताता है कैसी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे जैसे ये है ना, अब हम देखते हैं 7th हाउस, मैरिज का अगर प्रेडिक्शन करना है आपको, लाइफ में मैरिज का हैप्पीनेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये 7th हाउस होता है मैरिज के लिए, जो हम देखते हैं प्राइम हाउस। मैरिज का कारक प्लेनेट है वीनस, वीनस, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज राशि लिखी है आपकी 5 नंबर की, तो 5 नंबर होती है लियो राशि, लियो साइन। लियो साइन का लॉर्ड कौन होता है, सन। 5 इज लियो, इसका लॉर्ड होता है सन। ओके, तो अब आपको देखना है कि सन कहाँ बैठे हैं। सन सपोज आपके यहाँ बैठ गए, और सपोज वीनस आपके यहाँ बैठ गए। ओके, यहाँ पे 5th हाउस है, तो यहाँ पे 6 नंबर आएगी कुंडली में कभी भी। ओके, अब जैसे आप देखोगे भाव को, शादी कैसी रहेगी ऐसा क्वेश्चन है, तो आप देखोगे 7th हाउस को, प्राइम हाउस। तो 7वें भाव से शादी देखी जाती है, ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा जो कुंडली पढ़ते हैं थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी, जिन्हें नॉलेज है। अब शादी कैसी रहेगी, 7th हाउस अच्छा है तो इट इज गुड। सपोज अब यहाँ पे जुपिटर बैठ गया, एक भाव को देखने का कंसेप्ट होता है वहां पे कौन सा प्लेनेट बैठा है। अब जैसे यहाँ पे बैठ गया शनि, ठीक है, यहाँ पे शनि बैठ गया। अब भाव भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो उस भाव की क्वालिटी को अच्छा या खराब करेंगे, ठीक। शनि बैठे पाप ग्रह है तो मैरिज में प्रॉब्लम देंगे। कैसी प्रॉब्लम देंगे, शनि दुख का कारक है तो दुखी करेंगे, शनि डीले का कारक है, मैरिज को डीले करेंगे। ये दिक्कतें ये दे सकते हैं क्योंकि पाप ग्रह। वही अगर कोई शुभ ग्रह होता तो वो अच्छी मैरिज देता वहां पे। दूसरा, भाव को देखने का तरीका, अगर कोई प्लेनेट नहीं है, सपोज यहाँ पे सैटर्न नहीं है, तो अब कैसे देखेंगे भाव को। आप बोलोगे मैडम अब कोई प्लेनेट नहीं है तो कैसे देखें, तो हम उसके आसपास के ग्रहों को देखते हैं, उसके आगे वाले हाउस में और उसके पीछे वाले हाउस में। अगर दोनों में शुभ ग्रह है तो ये भाव को कहते हैं शुभ कर्तरी में आ गया, कैंची जैसे है ना, कैंची जैसे सीजर होता है ना ऐसे दो क्रॉस, तो इसके आगे और पीछे दोनों शुभ ग्रह है, गुरु और शुक्र, जुपिटर एंड वीनस, ये दोनों बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, शुभ ग्रह हैं। तो ये सप्तम भाव शुभ प्रभाव में है, इसमें कोई मेलेफिक इंपैक्ट नहीं है, तो अगर शादी होगी तो अच्छी होगी, हो सकती है। अब अगर यहाँ पे राहु होता, यहाँ पे मंगल होता, तो हम कह सकते थे कि शादी खराब होगी। ये मतलब ये भाव, तो अब भाव से देखेंगे आपको शादी का सुख जीवन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 7th हाउस अच्छा है तो शादी हो जाएगी शुभ प्रभाव में, तो हम कह सकते हैं मैरिज विल बी ओके। नेक्स्ट स्टेप होगा हाउस को देखने का, भावेश। भावेश मीन्स आपके हो गए सन, भावेश कहाँ बैठ गए, 2nd हाउस में। जो 7th लॉर्ड है वो बैठ गए 2nd हाउस में। 2nd हाउस को भी हम देखते हैं हमारी फैमिली के लिए, तो वो जो भी होगा मैरिज के बाद आप फैमिली से जुड़े हुए रहोगे, ये जो आपका पार्टनर है वो मैरिज में आपके फैमिली से शादी के बाद जुड़ेगा और अच्छे रिजल्ट देगा। तो सन जो है वो इट इज गुड, नॉट बैड। तो भावेश की प्लेसमेंट अच्छी है तो आपका भाव अच्छा हो गया, आपका भावेश अच्छा हो गया, मीन्स आपकी शादी भी हो जाएगी और शादी ठीक ठाक समय पर हो जाएगी, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि शुभ कर्तरी में तो 7th हाउस पूरी तरह से पीड़ित नहीं है, भाव अच्छा है, भावेश अच्छा है, ठीक है। भाव, अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है इसके अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे कि गुरु यहाँ पे है तो गुरु की पंचम दृष्टि सूर्य पर है और शुक्र की सप्तम दृष्टि सूर्य पर है। ओके, तो दो शुभ ग्रहों की दृष्टि भी आ गई, मींस जो 7th लॉर्ड है, सप्तमेश जो है 7th हाउस का जो लॉर्ड है, 5 नंबर की राशि लिखी उसका लॉर्ड सन है, इट इज इन गुड पोजिशन, इट इज वेल प्लेस्ड इन योर चार्ट, मतलब शादी आपकी हो जाएगी, ये हम प्रॉमिस यहाँ पे कह सकते हैं। थर्ड स्टेप जाएंगे भाव भावेश और कारक। कारक कैसे, कारक होता है शादी का शुक्र, शादी का कारक हो गया शुक्र। अब शुक्र कहाँ, ये देखिए शुक्र जो है वो बैठ गए आपके 8th हाउस में, और कैसे बैठ गए हैं, डेबिलिटेड होकर। 6 नंबर की राशि में शुक्र नीच के होते हैं, तो ये डेबिलिटेड होकर यहाँ पर बैठ गए हैं। इट मींस शादी होगी, शादी सही टाइम पे होगी, आपका 7th लॉर्ड भी अच्छा होगा, 7th लॉर्ड की अच्छी प्लेसमेंट है, स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, कमाएगा खाएगा ठीक ठाक होगा। लेकिन आपकी जो क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ वो अच्छी नहीं,
क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ मीन्स आप लोगों के बीच प्यार, रोमांस और आपका शादीशुदा जीवन के जो भी चीजें होती हैं, आपके फिजिकल रिलेशनशिप्स, परिवार में आपका उठना बैठना, जो भी शादी की चीजों का जो भी एस्पेक्ट है, वो जो क्वालिटी जिससे एक अच्छी शादी को हम डिफाइन करते हैं, वो खराब हो जाएगी। क्योंकि जो शादी का कारक है, जहां से फैक्ट्री से बन के आ रहा है, वो फैक्ट्री में ही डिफेक्ट आ गया है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये वीनस डेबिलेटेड हो गया, ऊपर से 8th हाउस में आ गया, और सूर्य की दृष्टि है। सूर्य की दृष्टि मतलब आप सूर्य को एक तरह से क्रूर ग्रह बोला जाता है, तो सूर्य की दृष्टि आ गई, तो ये हो गया खराब। तो शादी होगी लेकिन शादी की क्वालिटी खराब होगी। दिस वे वी कैन सी द प्रॉमिस। और एक एग्जांपल लेती हूँ प्रॉमिस देखने के लिए। सपोज आपको मदर से रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शन करना है, तो आप देखोगे 4th हाउस। करेक्ट? लेट मी इरेज दीज थिंग्स। अब ये 4th हाउस से देखते हैं मदर को। ओके, और मदर का कारक कौन होता है? एज वी ऑल नो, मून। सपोज मैं मून को यहाँ बैठा देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 2 नंबर, यहाँ पे आ गया 3, लग्न आपका बन जाएगा कर्क लग्न बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप, ओके। अब फोर्थ हाउस में कौन सी राशि आएगी आपकी? 7 नंबर की राशि आ जाएगी यहाँ पे। तो 7 नंबर की राशि का लॉर्ड हो गया वीनस। वीनस सपोज यहाँ पे चले गए, वीनस सपोज यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 5 नंबर आ गया, यहाँ पे 6 नंबर। अब आपको देखना है मदर का सुख जीवन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, 4th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। करेक्ट? अब 4th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं, तो अभी उसको छोड़ते हैं। 4th के आगे पीछे देखते हैं। 4th के पीछे कौन सा है? आपका एक शुभ ग्रह है, शुक्र। और यहाँ पे कोई ग्रह नहीं, लेकिन यहाँ पे किसका इफेक्ट है? यहाँ पे इफेक्ट है आपके मून का। मून का इफेक्ट दृष्टि से। ओके, तो यहाँ पे मून भी एक शुभ ग्रह, शुक्र भी एक शुभ ग्रह, तो चौथे घर में पूरी तरह से शुभ प्रभाव है। तो हम बोलेंगे चौथा घर शुभ करतरी में, मतलब इसको घर का, माँ का सुख होगा। अब उसकी नेक्स्ट स्टेप देखेंगे भावेश। भावेश हुए शुक्र। शुक्र क्या है आपके? डेबिलेटेड है। तो शुक्र डेबिलेटेड मतलब मदर की हेल्थ खराब। ये जो भावेश होता है ना, ये आपके लिए माँ है, लेकिन सारी दुनिया के लिए माँ कौन है? चंद्रमा। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था हमने, सूर्य जो आपके लिए 7th लॉर्ड है आपकी कुंडली के हिसाब से, लेकिन सारी दुनिया के लिए स्पाउस कौन है? वीनस। तो वीनस को हम कारक बोलेंगे। वैसे जो 4th लॉर्ड है आपका वीनस, तो आपकी मदर की हेल्थ खराब हो सकती है पॉसिबली, क्योंकि वीनस डेबिलेटेड है। लेकिन आपको माँ का सुख जरूर मिलेगा, क्योंकि आपका चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है। माँ का जो कारक है वो एग्जॉल्टेड है। 2 नंबर की राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। तो इस 3 तरह से हम, माँ जो है, माँ का जो प्यार मिलेगा वो आपको लाइफ में मिलेगा। ऑल दो मदर की हेल्थ खराब होगी, एज अ मदर वो, एज अ लॉर्ड वो पीड़ित है, तो मदर की हेल्थ खराब हो सकती है। लेकिन आपको माँ से क्या मिलेगा? क्योंकि आपका चंद्रमा उच्च का है, तो आपको माँ का सुख जरूर मिलेगा। ठीक, इस तरह से हम एक स्टेप में एक हाउस के प्रॉमिस को देखते हैं, इसके बाद हम दशा में जाते हैं। एक आपको ये रफ ओवरव्यू जरूर लेना है कोई भी चार्ट प्रेडिक्शन के पहले, डायरेक्टली आपको जंप नहीं करना है। तो पहला स्टेप हो गया हमारा प्रॉमिस। सेकेंड सीक्वेंस में आते हैं हम दशा। दशा क्या होती है? दशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि दशा सीधे सीधे हमारे माइंड पे इंपैक्ट करती है। माइंड पे कैसे? जैसे दशा एक्चुअली क्या होती है? मून जिस आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के स्वामी की दशा से आपके जीवन में दशाएं शुरू होती है। जैसे आपके जन्म के समय आपके जन्म का चंद्रमा रहा होगा मृगशिरा नक्षत्र में, तो मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी होता है मंगल, तो आपकी जो जन्म की दशा रही होगी मंगल की दशा। उसके बाद एक फिक्स सीक्वेंस में दशाएं चलती है, जैसे मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, देन फिर मंगल। तो ये 9 ग्रहों की महादशा एक के बाद एक आती है। हर ग्रह की महादशा में हर ग्रह की अंतरदशा भी आती है। तो महादशा जो होती है वो 120 सालों में उसको पराशर जी ने डिवाइड किया गया है। किसी ग्रह की दशा 6 साल की होती है महादशा, जैसे सूर्य की 6 साल की होती है, चंद्रमा की 10 साल की होती है, मंगल की 7 साल की होती है।
शुक्र की 20 साल की महादशा होती है। इस तरह से सभी प्लैनेट्स की फिक्स महादशाएं होती हैं, जो एक फिक्स सीक्वेंस में हर किसी के लिए यूनिवर्सली चलती है, जो डिपेंड करता है आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में था आपके जन्म के समय, वहां से दशाएं शुरू होती है। तो जब जब चंद्रमा जैसे जिस नक्षत्र में होता है वैसा हमारे माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता है और हमारा मन उस तरह से डोलता है। जैसे जब शुक्र की दशा लगेगी, तो क्योंकि दशा पूरी तरह से मून के नक्षत्र पे बेस्ड है, मून हमारा मन है, तो मन पे उस ग्रह का प्रभाव आने लगता है। जैसे शुक्र की दशा लगती तो हमारे मन में प्यार मोहब्बत की भावनाएं आती है, अगर वैसी एज है तो, टीनेज है तो, या फिर रोमांस की फीलिंग आती है। अगर टीनेज नहीं है, शादी हो चुकी है, शादी के लायक एज है, तो शादी करने की इच्छा जागृत होती है। शादी की एज नहीं है तो आप क्या करोगे, जॉब वॉब में जाते हो, आप अपने आप को बहुत वेल ड्रेस्ड रखने लगोगे, थोड़ा सा मेकअप शेकअप करोगे। लड़कियां जो कभी लिपस्टिक नहीं लगाती है, वीनस की दशा शुरू होते लिपस्टिक मेकअप शुरू कर देंगी लगाना। लड़के प्रॉपर सूट बूट में रेडी होके ऑफिस जाएंगे। तो ये वीनस का आपके माइंड पे इम्पैक्ट होता है। तो जो दशाएं होती है उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में होता है। तो जैसे जो ग्रह जिस चीज का कारक होता है, जैसे वीनस शादी का कारक है, और महादशा भले ही किसी और की है, लेकिन अगर वीनस की महादशा लग गई तो अपने आप उसको मन में शादी की इच्छा थोड़ी सी आने लगती व्यक्ति की। उसकी शादी में प्रॉमिस नहीं भी होता या प्रॉमिस कमजोर होता है और शुक्र की दशा लग गई तो वो 25% पॉसिबिलिटी ऐड कर देता है उसमें। ओके, इस तरह से हम देखेंगे। अब क्या होता है, महादशा एक लंबा पीरियड होता है। जैसे वीनस है, वीनस की महादशा 20 साल की, तो 20 साल तक तो शादी शादी कोई नहीं कर सकता ना। 20 साल तक वीनस की आपकी गाड़ी है, आपका सुख है, आपकी लग्जरी है, ऐश्वर्य की चीजें हैं, शादी है, रिलेशनशिप है, बहुत सी चीजें हैं शुक्र। और फिर कुंडली में जिस हाउस का लॉर्ड है, उस हाउस के रिजल्ट भी उसको अपनी दशा में देने हैं, और अपने नेचुरल नैसर्गिक रूप से जिन बातों का कारक है वो भी उसे देने हैं अपनी दशा में। तो वो सारे रिजल्ट देंगे। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कब कौन सा रिजल्ट आएगा? देन वी विल मूव ऑन टू अंतरदशा। समझ रहे हैं? जैसे अब शुक्र में जब राहु का अंतर लग जाएगा, तो शुक्र क्या है, पैसा, तो आप पैसे के पीछे भागने लगोगे। ओके, अब शुक्र में अगर शनि की अंतरदशा लग गई, तो शनि क्या है, दुख। शुक्र क्या है, शादी। आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ा दुख का अनुभव करना पड़ेगा। इसके बाद शुक्र में जब गुरु की दशा लग जाए तब क्या होगा? गुरु की दशा लगेगी तो क्या होगा? आप रिलेशनशिप में जाएंगे और आप संतान करने की कोशिश करेंगे। गुरु संतान का रखे तो आप संतान के बारे में सोचने लगे। वीनस जो है, अब जैसे कोई प्लेनेट आपके 11th हाउस में बैठा है, 11th हाउस होता है हमारी इच्छा पूर्ति का भाव। ठीक है, ये वाला जो भाव होता है वो होता है हमारे इच्छा पूर्ति का भाव। तो अब 20 साल की शुक्र की दशा लग गई, सपोज शुक्र यहाँ पे बैठे हैं, अब शुक्र को तो 11वें घर के रिजल्ट देने ही देने हैं। शुक्र को 11वें घर के रिजल्ट देने ही देने हैं, सारी इच्छाएं आपको पूरी करनी है। तो 20 साल में वो क्या क्या इच्छाएं पूरी करेगा, तो वो क्या क्या इच्छाएं कब कब पूरी होंगी, वो हम देखेंगे अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा से। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी अकेले महादशा देख के आप रिजल्ट ना कहें। ये बहुत एक मैक्रो कंसेप्ट होता है, एक वाइड एस्पेक्ट होता है, जिससे क्लैरिटी नहीं आती। अब किसी को आप बोल दो कि 20 साल में तेरी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, तो क्या संभव है? नहीं है ना। तो आपको देखना है कि क्या होगा इसी बीच, इसी शुक्र के ऊपर कुछ मेलेफिक प्लैनेट्स का गोचर भी आएगा 20 साल के अंदर अंदर। कभी राहु गोचर करेंगे, कभी शनि गोचर करेंगे, कुछ मेलेफिक इम्पैक्ट भी होगा, वो सब हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एक महादशा में वही वही रिजल्ट। कभी कैसे शनि की महादशा लग गई, राहु की महादशा लग गई, ये सोच के आपको घबराना नहीं है। डोंट गेट वरी, डोंट गेट पैनिक, अरे राहु की दशा लगी, रेमेडी कर लेते राहु की। इट्स नॉट लाइक दैट। राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं, और उसमें बीच बीच में अंतरदशाएं आती हैं अच्छे प्लैनेट्स की, जो आपको हीलिंग भी देते हैं, और बुरे प्लैनेट्स की आती है जो आपको तकलीफ भी देते हैं। एक रियलिटी चेक होता है लाइफ। तो पहला स्टेप हो गया प्रॉमिस देखना भाव भावेश और कारक के थ्रू। दूसरा स्टेप हो गया आपको दशा जो है ये पूरे लाइफ का आपका रोड मैप बता दे। ठीक है, तो जो इवेंट लंबे समय तक होने वाली वो महादशा से, जो छोटे छोटे होने वाली वो अंतरदशा से, और जो कम समय के लिए होने वाली कुछ चीजें वो हम प्रत्यंतर दशा से देखते हैं। महादशा कई सालों की होती है, अंतरदशा कुछ 1 2 3 साल की या कुछ महीनों की होती है, और प्रत्यंतर दशा लेस देन 1 ईयर, 3 महीने 4 महीने 6 महीने ऐसे। तो जो शॉर्ट पीरियड में होने वाली चीजें वो फिर हम प्रत्यंतर दशा से कैलकुलेट करते हैं।
ओके। इसके बाद आता है ट्रांजिट। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यूट्यूब में इसके बहुत कंटेंट्स आते हैं और लोग इसी में घूमते रहते हैं कि शनि का ट्रांजिट, शनि वक्री हो रहे हैं, गुरु का ट्रांजिट, गुरु अतिचारी हो रहे हैं। ये सब कंफ्यूजन बहुत रहता है, तो इस कंफ्यूजन पे ना जाए। ट्रांजिट हमें सिर्फ उन ग्रहों को देखना है जिनकी आपके कुंडली में दशा चल रही है। ओके, जैसे सूर्य चंद्र की दशा चल रही तो सूर्य मंगल चंद्र का ट्रांजिट आप देखेंगे। लेकिन इसके बाद भी इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है शनि और गुरु का ट्रांजिट। ट्रांजिट एक्चुअली होता क्या है, ग्रह घूम रहे एक अपनी पर्टिकुलर स्पीड से पूरे ब्रह्मांड में। ओके, जब आपका जन्म हो तो किसी पर्टिकुलर राशि में, किसी पर्टिकुलर हाउस में वो रहे होंगे और वो आपके हाउस में, आपकी कुंडली में वहां पे बैठ गए। ओके, सपोज किसी का शनि जन्म के समय शनि चल रहे होंगे आपके तुला राशि में सपोज, तो आपकी कुंडली में वो तुला राशि में मिलेंगे। और अब जब गोचर करके वो मीन राशि में आ रहे हैं, मीन राशि में अभी गोचर कर रहे हैं, तो क्योंकि आपका जन्म हो गया तो ग्रह रुक तो नहीं जाएंगे ना, आपकी कुंडली में वहां पे उन्होंने एक ठप्पा लगा दिया, बट वो कंटिन्यूसली घूम रहे ना, तो घूम फिर के वो वापस उसी जगह में फिर एक बार आएंगे, तब वो अपना 100% रिजल्ट देते हैं। और बीच बीच में और कई बार देते हैं जब वो ऐसे ग्रहों में आते हैं जहां से दृष्टि डालते हैं। सपोज आपका नेटल सैटर्न यहाँ पे है, ठीक है, अभी गोचर का सैटर्न यहाँ चल रहा है, नेटल सैटर्न आपको सपोज मैंने बोला तुला राशि में है, और अभी सपोज तुला राशि यहाँ आई तो 10 11 12 नंबर की राशि आ जाएगी आपकी यहाँ पे। ओके, तो शनि का गोचर क्या चल रहा है आपका, यहाँ पे चल रहा है। अब शनि की दृष्टियां होती हैं, तो शनि यहाँ देखेंगे, शनि यहाँ देखेंगे और शनि यहाँ देखेंगे, तो इन 3 हाउसेस को शनि एक्टिवेट करते हैं। शनि और गुरु 2 मेजर प्लैनेट्स हैं जिनके ट्रांजिट को आप विदाउट दशा देखे देख सकते हो। बाकी जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं जैसे सूर्य हुए, मंगल हुए, शुक्र हुए, चंद्र हुए, बुध हुए, बहुत फास्ट घूमते हैं, एक एक महीने में राशि बदलते हैं, तो इनका गोचर तब ज्यादा पावरफुल्ली देखते हैं हम जब इनकी दशा चल रही है। लेकिन शनि और गुरु 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसे डबल ट्रांजिट बोला जाता है, जो बहुत समय तक एक राशि में रहते हैं। शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और गुरु एक राशि में 1 साल तक रहते हैं। इसीलिए ये उस भाव को बहुत देर तक बैठने की वजह से वहां का इम्पैक्ट जरूर देते ही देते हैं, तो इसे डबल ट्रांजिट हम कहते हैं। इनका इम्पैक्ट आना चाहिए इस पे, हाउसेस पे, तो वो हाउस ट्रिगर होता है। जैसे 7th हाउस में मैरिज की बात करी, तो आप कह सकते हैं शनि तो अभी मीन राशि में, जब आगे बढ़ेंगे शनि यहाँ पर आ जाएंगे गोचर करते करते, घूमते घूमते 2.5 साल बाद, अभी 1 साल बचा है, 1.5 साल निकल गया, यहाँ से वो 7th हाउस को देखेंगे तो वो 7th हाउस को एक्टिवेट करेंगे तो शादी हो जाएगी। ये अब ट्रांजिट लगा दें, बशर्ते उस समय दशा सपोर्ट करनी चाहिए। कई बार जब कुंडली में मैरिज का प्रॉमिस नहीं होता या किसी इवेंट का प्रॉमिस नहीं होता, तो दशा तो सपोर्ट करती है लेकिन ट्रांजिट नहीं मिलता, और जब तक ट्रांजिट मिलता है तब तक दशा निकल जाती है। इस तरह से व्यक्ति झूलता रहता है और वो चीज फलित नहीं होती उसकी लाइफ में। ओके, तो ये होता है एक्चुअल सीक्वेंस कुंडली को देखने का। जब आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रेडिक्शन करोगे तो आप कहीं नहीं अटकोगे, बिलीव मी, आप इतना स्टेप बाय स्टेप एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाओगे आंख बंद करके। आप सही रास्ते से, डायरेक्टली शॉर्टकट प्रेडिक्शंस पे जंप नहीं करना है ना। अब एक बार सब अपना अपना फीडबैक दें कि आप लोग प्रेडिक्शन करते समय कहां पर अटकते हैं, इन स्टेप्स में, जो स्टेप्स मैंने बताए, इन स्टेप्स में कहां पर आप अटक जाते हैं, कहां पे आपको लगता है कि अब मैं इसके आगे नहीं पढ़ पा रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जस्ट गिव मी फीडबैक इन चैट। राइट, हाउस, प्लेनेट, दशा और ट्रांजिट। ट्रांजिट, ओके। और कौन कहाँ अटकता है, और कौन कहाँ अटकता है इन 5 स्टेप्स में? जस्ट फटाफट इंटरेक्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे आप लोगों को मजा आ रहा है सेशन में। क्योंकि कैमरा ऑन करना किसी किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, एटलीस्ट चैट में लिख सकते हैं। ट्रांजिट, ट्रांजिट, ओके। ट्रांजिट, सबको ट्रांजिट में ही प्रॉब्लम आती ना। नेटल पोजीशन, ओके, मींस प्रॉमिस में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो प्रॉमिस जैसे मैंने बोला, इस तरह से एक बार ट्राई करें आप लोग, भाव, भावेश और कारक को देखकर, और फिर आप दशा तो कैलकुलेटेड आ जाती, दशा इसकी है,
अभी ज्यादा कुछ इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि उस हाउस का लॉर्ड कौन है, वो कहाँ बैठा है, बस ये 2 हाउसेस से वो रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर 7th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठ गया तो शादी होगी, लेकिन शादी में दिक्कत आएगी। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठ गया तो शादी होगी, लेकिन कैसे होगी, फॉरेन जाके होगी, या खर्चा ज्यादा होगा। 12th हाउस खर्चे का है, 12th हाउस फॉरेन का है। ओके, अब 7th लॉर्ड बैठ गया आपके 3rd हाउस में, तो आप बोलोगे शादी होगी, लेकिन शादी कैसे होगी, एडवर्टीजमेंट के थ्रू होगी, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के थ्रू होगी। 7th लॉर्ड अगर 5th हाउस में बैठ गया तो आप बोलोगे लव मैरिज होगी। इस तरह से आप 7th लॉर्ड की पोजीशन देख के बता सकते हो कि शादी तो 7th लॉर्ड देगा ही देगा। कैसे देगा, वो कहाँ बैठा है उससे आपको समझ में आ जाएगा प्रॉमिस में। नेक्स्ट आते ट्रांजिट में सबको डाउट है, तो ट्रांजिट में क्या है, जैसा मैंने बताया कि जो हाउस एक्टिवेट होता है, मैक्सिमम प्लैनेट्स का ट्रांजिट वहीं पे मिलता है। सूर्य घूमते घूमते आपकी जिस दिन शादी होनी होगी, तो सूर्य, मंगल, चंद्र, शुक्र, बुध, सारे प्लैनेट्स आपके 7th हाउस के आसपास घूमते हुए नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी सूर्य कौन सी राशि में गोचर कर रहे हैं, किसी को आइडिया है? लिखो चैट पे, किसको आइडिया है सूर्य अभी कौन सी राशि में गोचर कर रहे हैं? सपोज मिथुन में कर रहे हैं ना, शायद मिथुन में कि वृषभ में? 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, मिथुन राशि में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सूर्य यहाँ पे मिथुन राशि में है। अब आपके चार्ट में सपोज आपके कर्क लग्न की कुंडली मान लो, यहाँ पे आती है आपकी 4 नंबर की राशि, और यहाँ पे आती है आपकी 3 नंबर की राशि। ओके, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी 5 नंबर। अब जो भी प्लेनेट होंगे, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये प्लैनेट्स एक एक महीने, 1.5 महीने में राशि बदलते, कोई 27 डेज, कोई 29 डेज, कोई 45 डेज, कोई 30 डेज, ऐसे आगे पीछे ये चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते, फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं। तो जब ये तीनों चारों प्लैनेट्स ये 6th हाउस 7th हाउस मैरिज का उसके आसपास जब क्लस्टर होते हैं, क्लस्टर मतलब जैसे बुध आपका 3 नंबर की सूर्य 3 नंबर में, अभी 4 में मंगल चले गए, 5 में शुक्र चले गए, बुध भी 3 में आ गए या 4 में आ गए, और चंद्रमा भी यहीं कहीं गोचर कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा तो 2 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो जब सारे प्लैनेट्स यहाँ पे क्लस्टर करते हैं, और कहीं ना कहीं से शनि और गुरु का भी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ता है गोचर वाले। कैसे पड़ेगा, सपोज शनि यहाँ होंगे, अगर शनि यहाँ पे होंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि पड़ जाएगी 7th हाउस में, करेक्ट? ऐसे इस तरह से तीसरी दृष्टि। अगर गुरु गुरु सपोज यहाँ आ गए तो उनकी नवम दृष्टि पड़ जाएगी 7th हाउस में। तो गुरु और शनि तो 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं डबल ट्रांजिट से, और प्लस आपके बाकी ग्रहों का भी ट्रांजिट वहीं आसपास घूम रहा है। तो जब ऐसा होता है तो आपका ट्रिगर हो जाता है इवेंट। ओके, इस तरह से हम समझ सकते हैं गोचर को। जस्ट वेट ना, कुछ तो भी इश्यू आ गया। ओके फाइन, तो दिस इज द प्रॉपर सीक्वेंस जो मैं आज के सेशन में आप लोगों को बताना चाहती थी कि सीक्वेंस कैसे देखेंगे कुंडली में, वो सीक्वेंस ये होता है। करेक्ट, एनी डाउट टिल हियर? नाइस, ओके लेट्स मूव ऑन टू। ठीक है, इसमें अब मैंने पूछा आप लोगों से दशा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आपने देख तो लिया, जैसे किसी का करियर का क्वेश्चन है, कोई बेडरिडन व्यक्ति आपके पास आया है तो वो पूछता है कि मेरी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। कोई बोलता है मेरे बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, कैसे ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। कोई पूछती है मेरी बच्ची की एज बहुत हो गई, शादी होगा कि नहीं होगा। और आप देख रहे हैं आपको प्रॉमिस नहीं दिख रहा है चार्ट में। ओके, आपको प्रॉमिस नहीं दिख रहा है, दशा भी सपोर्ट नहीं कर रही, गोचर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसको आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? ये भी एक एस्ट्रोलॉजर का बहुत बड़ा रोल होता है। इसे आपको बहुत ही सेफली समझाने का तरीका आना चाहिए। कोई गलत चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है, मिसगाइड नहीं करना है हमें। एंड कोई बहुत छोटी सी चीज को, जैसे आपको दिख रही थोड़ी सी दिक्कत, अरे तुम्हारी शादी में तो बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा कभी नहीं बोलना।
थोड़ी दिक्कत है, समय है, निकल जाएगा, या ये रेमेडी कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। इस तरह से जो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन इज द लास्ट एंड गुड स्टेप फॉर बीइंग अ गुड एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, तो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जब करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, एंड वी मूव ऑन लाइक दिस। मेरे बारे में मैं बताऊं तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो पूरा फ्रेमवर्क मैं इसमें दूंगी आप लोगों को। आपको डराना नहीं है किसी को, आपको सही तरीके से लोगों को गाइड करना है। एक एस्ट्रोलॉजर का काम है दिशा निर्देश करना, कर्म करना सामने वाले का काम है, किसी को डराना हमारा रोल नहीं होता है। ओके, लॉजिकल टीचिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एकदम कोई शॉर्टकट में नहीं जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक एक चीज डिटेल में बताई है, ऐसे ही डिटेल में प्रॉमिस, दशा और ट्रांजिट को हम देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं मैरिज का। ठीक है, मैरिज का तो मैं बता ही रही थी अभी तक, लेकिन प्रॉपर एग्जाम्पल से और समझते हैं कि मैरिज के लिए सेवेंथ हाउस सिर्फ नहीं देखेंगे। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि कभी भी कोई प्रॉमिस देखने के लिए सिंगल हाउस नहीं होता, एक प्राइम हाउस जरूर होता है, लेकिन उसके साथ जब तक सपोर्टिंग हाउसेस का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं होती, वो चीजें ट्रिगर नहीं होती। सपोज मैरिज के लिए प्राइम हाउस होता है सेवेंथ हाउस, लेकिन सपोर्टिंग हाउसेस होते हैं सेकेंड हाउस और इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस से फुलफिलमेंट, आपकी इच्छा पूर्ति, और दूसरा घर है आपका परिवार। जब आप शादी करते हैं तो वो मेंबर आपके परिवार में जुड़ता है, आपकी फैमिली में नया मेंबर ऐड होता है, तो वो सेकेंड हाउस हम देखते हैं। तो मैरिज के लिए तीन में से कोई भी दो हाउस भी एक्टिवेट होता है तो मैरिज हो जाएगी, जैसे 2, 7, 11। अब देखो, जो कोर्स है ना इसमें पूरा नंबरों का खेल है, तो आपको नंबर्स याद रखने हैं। शादी के लिए नंबर याद रखना है 2, 7, 11, 2, 7, 11। ओके, अब दशा चली महादशा। महादशा में जैसे सूर्य सूर्य की दशा चली, सूर्य सेकंड हाउस में बैठे, तो सेकंड हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं वो, 2 नंबर मिल गया आपको। ओके, अब उसमें 7 और 11 आपको नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करोगे, आप अंतरदशा में जाओगे। अंतरदशा में कोई ऐसे प्लेनेट की अंतरदशा चल रही है जो सेवेंथ हाउस में बैठा है, सेवेंथ लॉर्ड है, तो आप बोलोगे, सपोज आपका सेवेंथ लॉर्ड होता है बुध, और बुध बैठा है सेवेंथ हाउस में, तो वो सेवेंथ हाउस की रिजल्ट देगा। और इसके साथ अगर शुक्र गुरु मंगल बैठ गया आपके इलेवेंथ हाउस में, तो जब सूर्य की महादशा, बुध की अंतरदशा और मंगल की प्रत्यंतर लगेगी तो आपका 2, 7, 11 कनेक्ट हो जाएगा एंड मैरिज विल बी ट्रिगर्ड। अब आप डायरेक्टली ये नहीं बोलोगे कि भाई सूर्य दूसरे घर में बैठा है तो शादी नहीं होगी, ऐसा नहीं बोल सकते ना। उसके साथ अंतरदशा अगर सपोर्टिव आएगी तो शादी जरूर हो जाएगी। इसीलिए महादशा को अकेले नहीं देखते, मेथड यही है, महादशा, अंतर और प्रत्यंतर में 2, 7, 11 जब कनेक्ट हो जाएंगे तो शादी हो जाएगी। यही क्रक्स है नाड़ी नक्षत्र का। इसमें मैं पूरा चार्ट भी बनाना बताऊंगी आपको, नाड़ी नक्षत्र चार्ट कैसे बनाते हैं और ये नंबर से कैसे खेलते हैं। अब करियर की प्रॉमिस के लिए देखना है। सपोज करियर के लिए, जैसा हम सब जानते हैं, कौन सा हाउस होता है करियर की प्रॉमिस के लिए, 10th हाउस। ओके, 10th हाउस होता है करियर की प्रॉमिस के लिए। 10th हाउस के साथ साथ 11th हाउस इनकम होता है, सैलरी होती है। आप कोई काम करेगा तो उसको सैलरी भी तो चाहिए ना, पैसे। कई बार ऐसा होता है कि पैसे आते तो बहुत है अर्निंग, लेकिन पैसे बचते नहीं है। आपके सेविंग्स का हाउस कौन सा हो गया, सेविंग्स का हाउस हो गया सेकेंड हाउस। ओके, और करियर में कई बार आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं तो 6th हाउस, बिजनेस करते हैं तो 7th हाउस। 6th हाउस आपका डेली रूटीन का भी काम होता है, बिजनेस में भी आपको डेली शॉप पे जाना पड़ता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, तो 6th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धन भाव का, अर्थ त्रिकोण का बीच का हाउस है 2, 6, 10 का। तो जब आपका 10th हाउस की दशा महादशा लगती है, महादशा में आपको दिख रहा है 10 और साथ में 11 भी दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मैं इस एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। यहाँ पे आपकी 10 नंबर की राशि आ गई, सपोज यहाँ पे आ गई 10 नंबर की राशि और यहाँ पे आ गई 11 नंबर की राशि। ओके, सैटर्न बैठ गए यहाँ पे। अब आपका करियर अच्छा कब होगा, 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड दोनों है, तो शनि किसके रिजल्ट देगा आपको, 6 के, 10 के और 11 के रिजल्ट देगा। तो 10 का लॉर्डशिप है उसके पास, 11 की लॉर्डशिप है और बैठे 6th हाउस में है, तो शनि किसके रिजल्ट देंगे आपको, 6, 10 और 11।
अब सपोज अब यहाँ पे 11 नंबर है तो क्या हो गया 12 1, यहाँ पे आ गया 2 नंबर की राशि यहाँ पे आएगी, यहाँ पे बैठ गया मरकरी सपोज। ओके, अब शनि की महादशा में आप बोलोगे करियर में ग्रोथ होगा 6 10 11 में, लेकिन अब ये करियर में ग्रोथ दे रहा है क्योंकि 6th हाउस मेहनत है, आप मेहनत बहुत कर रहे हो और करियर और इनकम दोनों भी अच्छी हो रही, तो ये आपका 6th हाउस शनि की महादशा में आपको 6 10 11 मिल रहा है। नंबरों का खेल है, देखो नाड़ी नक्षत्र पर, तो 6 10 11 इज गुड फॉर करियर। अब इसमें अंतरदशा लग गई सपोज किसकी, मरकरी की, तो आपके पैसे सेविंग भी हो जाएंगे क्योंकि मरकरी सेविंग के हाउस में बैठा है। या शुक्र की अंतरदशा लग गई, शुक्र की अंतरदशा लग गई तो भी सेविंग हो जाएगी क्योंकि शुक्र की राशि यहाँ पे है, शुक्र की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हाउस की रिजल्ट देने की। तो महादशा लॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेंगे ना, वो किस हाउस की रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, किस घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें मिली हुई है। तो शनि को 10वें और 11वें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और छठे घर की, तो वो 6 10 11 दे रहा है। अंतरदशा किसकी लग गई, बुध की, तो बुध सेविंग करवा रहा है सेकंड हाउस में बैठ के, तो आपकी इनकम भी होगी प्लस बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। या शुक्र की अंतरदशा लगी, शुक्र की अंतरदशा में भी आपको सेकंड हाउस के रिजल्ट मिलेंगे, तो आपका शुक्र की दशा में भी सेविंग होगी। लेकिन अब अंतर लग गया जुपिटर का, सपोज अंतर लग गया जुपिटर का। जुपिटर कौन से प्लेनेट है, जुपिटर आपके 12th लॉर्ड हो गए, यहाँ पे 12 नंबर की राशि आ जाएगी, 11 के बाद 12 नंबर, जुपिटर आपके 12th लॉर्ड हो गए। अब 12th हाउस किन चीजों का है, खर्चों का। ओके, तो अब क्या होगा, शनि करियर तो बढ़ाएगा, पैसे इनकम भी आएंगे, स्टेटस भी बढ़ेगा, मेहनत भी करवाएगा, लेकिन जैसे गुरु की अंतरदशा लगेगी शनि की महादशा में, खर्चे होने शुरू हो जाएंगे आपके, क्योंकि गुरु खर्चे करवाने लगेगा 12th हाउस का लॉर्ड होके। तो अंतरदशा ऐसा रोल प्ले करती है, और ये सारे नंबर्स का खेल होता है। जब हाउसेस के सारे कारकत्व को आप समझ लोगे तो करियर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 2 6 10 11। अगर ये चारों हाउसेस के रिजल्ट एक साथ मिलते हैं तो आप मेहनत भी करते हैं, आपका स्टेटस भी बढ़ता है, आपकी सैलरी भी बढ़ती है और आपकी सेविंग्स भी होती है। गॉट इट? तो इस तरह से हम, अब जैसे अब ट्रांजिट की बात करें, अब ट्रांजिट में अगर 10th हाउस में डबल ट्रांजिट आ जाता है तो स्टेटस बढ़ेगा लेकिन इनकम वही की वही रहेगी। 11th हाउस में डबल ट्रांजिट आ जाता है, जैसा मैंने शनि और गुरु का ट्रांजिट बताया, तो क्या होगा, 11th हाउस में डबल ट्रांजिट आने से इनकम बढ़ेगी लेकिन आपका प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन सैलरी बढ़ जाएगी आप, इस तरह से आप कह सकते हो। तो ये हाउसेस का खेल है, इस तरह से आपको क्लस्टर ऑफ हाउसेस लेके चलना होता है, एक हाउसेस से प्रेडिक्शन हम नहीं करते हैं। ओके, सिंगल हाउस प्रेडिक्शन नहीं करेंगे हम, मैरिज एंड करियर में इस तरह से देखते हैं। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, जैसे मैंने आपको समझाया। अब ये पूरा करियर का प्रॉमिस हम देखते हैं, 10th हाउस से 12th, सेकेंड 6 और 11th का भी कॉम्बिनेशन होता है, उन हाउसेस के लॉर्ड साथ में होते हैं तो आपको करियर में ग्रोथ मिलती है। वहीं अगर 8th नंबर आ गया साथ में तो आप क्या बोलोगे, 8 नंबर आ गया थोड़े अचानक से ऑब्स्टेकल्स आएंगे लेकिन फिर ग्रोथ होगी बोलोगे आप। वहीं अगर आपका 12th हाउस का आ गया तो आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई खर्चे थोड़े होंगे लेकिन फिर आप फिर से दशा जाएगी तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रॉमिस तो अच्छा आपके चार्ट में। इस तरह से हम कुंडली को देखते हैं, ये एक्चुअल मेथड होता है। टाइमिंग, सही लैंग्वेज, सही कम्युनिकेशन, ये सब आपको करना जरूरी है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल आपको लेके बताती हूँ। जैसे आपका 4th हाउस, 4th हाउस में क्या क्या आता है आपके, भूमि, भवन, वाहन और माँ। हम देखते हैं ना, माँ को भी 4th हाउस से देखते हैं, घर को भी, प्रॉपर्टी को भी 4th हाउस से देखते हैं, और आपके गाड़ी को भी 4th हाउस से देखते हैं। अब सपोज 4th लॉर्ड की दशा लग गई आपकी कुंडली में, जो 4th हाउस की रिजल्ट आपको दे रहा है। अब आप ये कैसे समझोगे कि इस महादशा में आपको माँ का भी सुख मिलेगा, आपको भवन भी मिलेगा, प्रॉपर्टी भी मिलेगी, घर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगा, लेकिन कब क्या मिलेगा। सपोज आपके चौथे भाव में का स्वामी गुरु होता है, चौथे भाव में गुरु बैठे और गुरु की दशा लग गई तो गुरु अपनी महादशा में आपको बंगला भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, घर भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन कब क्या देंगे डिपेंड करेगा अंतरदशा किसकी है। सपोज अंतरदशा लग गई आपके मार्स या वीनस की, मार्स की लग गई तो गुरु की महादशा में मार्स की अंतर लगी तो आप प्रॉपर्टी खरीद लोगे, क्योंकि मंगल लैंड और प्रॉपर्टी का कारक है।
लेकिन गुरु की दशा में अगर शुक्र का अंतर्दशा लग गया तो आप गाड़ी खरीद लोगे, क्योंकि शुक्र गाड़ी का कारक है। गुरु की महादशा में चंद्रमा का अंतर लग गया तो आपको मदरलैंड से, मदर से अटैचमेंट होगा, माँ के साथ बहुत अच्छे तालमेल उस समय रहेंगे आपके। तो अंतरदशा इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एक एक हाउस को आपको सही हाउस को पकड़ना है, प्रॉमिस देखना है, और प्लैनेट्स की सही लॉर्डशिप को पकड़ना है, और इस हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप प्रेडिक्शन करते हैं, तो कभी भी प्रेडिक्शन हमारा रॉन्ग नहीं होगा। ओके, प्लेनेट की स्ट्रेंथ चेक करेंगे बीच बीच में कि प्लेनेट नीच के हैं, वक्री हैं। नीच के हैं तो आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, वक्री है तो आपको डबल ट्रायल करना पड़ेगा, कि वक्री ग्रह चीजों को रिपीट कराते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, चैट्स में क्या लिखा है लोगों ने, लेट्स एक चैट सेटिंग्स। रिनोवेशन ऑफ होम हम 4th हाउस से देखना है, एंड साथ में हम सैटर्न एंड वीनस भी देखेंगे। क्या रिनोवेशन ऑफ होम के लिए हम 4th के साथ 8th हाउस देखते हैं, क्योंकि 8th हाउस इज ट्रांसफॉर्मेशन, तोड़ फोड़, ट्रांसफॉर्मेशन। 8th आएगा तो चेंज होगा, और साथ में 11th हाउस भी आएगा तो आपका फुलफिलमेंट होगा, आप चाहते हैं जैसा वैसा रेनोवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई 4th हाउस में बैठा प्लेनेट या 4th लॉर्ड, 8th हाउस में बैठा प्लेनेट और 8th लॉर्ड, और 11th में बैठा प्लेनेट और 11th लॉर्ड, तो आपके मन मुताबिक रेनोवेशन हो जाएगा, अगर इनकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चलती है तो। ओके, थर्ड आता है आपको ट्रिगर, आपका ट्रांजिट। अब आपके 4th लॉर्ड की महादशा लग गई, आपके वीनस की अंतरदशा लग गई, आपने गाड़ी खरीदने का प्लान कर लिया, लेकिन अब वहां पे ट्रांजिट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप गाड़ी लेने जाएंगे, गाड़ी बुकिंग में कुछ ना कुछ इश्यू आ जाएगा, आप वापस आ जाएंगे, क्योंकि ट्रांजिट सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ट्रांजिट ऐसा है कि हाथी निकल गई और पूंछ रह गया, काम बनते बनते आखिरी में रुक जाता है, तो ट्रांजिट सपोर्ट नहीं करता, तो ये चीज होती है। ओके, अनुराधा जी क्वेश्चंस लास्ट में लेती हूँ, सबको अनम्यूट करके। दिस वे द कुंडली वर्क्स, 3 स्टेप प्रेडिक्शन, जो मैंने आज के सेशन में, होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, प्रॉपर मेथड समझ में आया होगा। इवेंट का प्रॉमिस देखते हैं, फिर आप दशा मैप देखते हैं, जिसको महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में कहती हूँ, मैप होता है कुंडली का, वो इस तरह से देखते हैं। देन हम ट्रांजिट का ट्रिगर देखते हैं, तो आप प्रॉपर वे में प्रेडिक्शन पे पहुंचते हैं। जब ये तीनों चीजें अलाइन होती है कुंडली में, तब वो इवेंट ट्रिगर होता है। नहीं तो क्या है, 9 ग्रहों की दशा है, सबका अंतर प्रत्यंतर तो आते रहता है बैक टू बैक, इवेंट ट्रिगर क्यों नहीं होता? जब तक ट्रांजिट सपोर्ट नहीं करता, जब तक महादशा और अंतरदशा एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, तब तक वो इवेंट ट्रिगर नहीं होता। और वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉमिस तो होना ही चाहिए चार्ट में, अदरवाइज वो नहीं होता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉमन प्रेडिक्शन मिस्टेक्स। लोग क्या करते हैं, आप लोग इनमें से करते हैं कुछ कुछ? सिंगल हाउस, जो मैंने बताया, कभी भी सिंगल हाउस से फाइनल प्रेडिक्शन नहीं करना है, सिंगल प्लेनेट के दशा से प्रेडिक्शन नहीं करना है। गुरु इतने शुभ ग्रह हैं कैसे भी हो, लेकिन अगर उनको छठे, आठवें, 12वें की लॉर्डशिप मिली हुई है, तो अपनी दशा में उनको छठे, आठवें का रिजल्ट देने के लिए वो बाध्य हैं। गुरु कितने भी शुभ ग्रह हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन वो छठवें घर का रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, वो बीमारी देंगे ही देंगे आपको। ओके, जैसे राहु है, बहुत पाप ग्रह है राहु, लेकिन अगर वो बैठ गया पंचम भाव में, तो पंचम भाव के रिजल्ट देना उसके लिए कंपलसरी, अपनी दशा में उसको संतान देना ही पड़ेगा। ऑल्दो वो कैसे भी देगा, एक एबॉर्शन होगा, एक मिसकैरेज होगा, लेकिन उनको देना है, उस समय चाइल्ड बर्थ एक्टिवेट होगा ही होगा। तो जो ग्रह जहाँ बैठे हैं, जो ग्रह की जहाँ लॉर्डशिप है, दे आर बाउंड टू गिव द रिजल्ट्स ऑफ दैट हाउसेस। इसीलिए सिंगल हाउस से और सिंगल प्लेनेट की दशा से कभी भी प्रेडिक्शन ना करें। ट्रांजिट को आपको, जैसा मैंने बताया, फास्ट मूविंग प्लैनेट्स का ट्रांजिट सिर्फ तब लगाओगे जब उनकी दशा चल रही है, और स्लो मूविंग 2 प्लैनेट्स सैटर्न एंड जुपिटर का ट्रांजिट आपको कभी भी आप लगा सकते हो, उनकी दशा हो या ना हो। ऐसा क्यों बोला गया सैटर्न और जुपिटर को, कभी आपने सोचा है? कि सैटर्न को ना काल बोला गया, समय, और जुपिटर को बोला गया किस्मत, भाग्य। और एक कहावत आप लोगों ने तो सुनी होगी ना, समय और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। तो जब समय और किस्मत दोनों अलाइन होते हैं आपके चार्ट में, जब शनि और गुरु का डबल ट्रांजिट होता है, तो उस हाउस के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आपकी लाइफ में देखने को मिलते हैं। ओके, एक और बात, जैसे मैंने बोला, कोई बच्चों का एग्जाम हो, बच्चा बोल रहा है मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, या कोई
बड़े बुजुर्ग बेडरिडन है, वो ठीक हो पाएंगे कि नहीं, बीमारी ऑपरेशन से रिकवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इस तरह के जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, सेंसिटिव टॉपिक्स आते हैं, तो कभी भी इसे गारंटीड ना बोले कि नहीं यार बच्चा तेरा तो इस साल कंपटीशन में होना ही नहीं है, तू नेक्स्ट ईयर ट्राई करना। ऐसा कभी नहीं बोलना बच्चे को, भले ही आपको 100% दिख रहा हो उसका नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, रेट्रो प्लैनेट्स काम करते रहते हैं, आप पीछे जो करके जाते हो उसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिलता है। तो आपको कोई हक नहीं बनता उस बच्चे को इस साल प्रेपरेशन करने से रोको कि तेरे चार्ट में ये अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि यही जो काम करेगा यही काम उसका अगले साल के री टेस्ट में भी ये वर्क करेगा। इसीलिए कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स में आपको कभी भी गारंटी वाला वर्ड यूज नहीं करना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है कम्युनिकेशन का, कितना भी आपको 100% प्रॉमिस दिख रहा हो। ठीक, तो दीज आर द स्टेप्स फॉर द बेटर प्रेडिक्शन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। हम इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए एक टेम्पलेट बनाएंगे। ठीक है, जब आप काम करोगे तो यू विल मेक अ टेम्पलेट, जो सीक्वेंस मैंने बताया है। इवेंट का थीम क्या है मेन, कई बार क्या होता है लोग पूछते हैं मेरे मैरिज के बारे में भी बताओ, मेरे हेल्थ के बारे में बताओ, मेरे करियर के बारे में भी बताओ, तो सारी चीजें आप एक साथ नहीं बता सकते, तो आप एक एक को पकड़ोगे। मैरिज को पकड़ोगे तो 2, 7, 11 हाउसेस देखोगे। करियर का क्वेश्चन होगा तो आप 2, 6, 10, 11 हाउसेस को देखोगे, वहां बैठे प्लेनेट और वहां के लॉर्डशिप्स को। तो आप पहले थीम वाइज, आप टॉपिक वाइज एक इवेंट को पकड़ोगे, एक एक करके लोगे। ओके, फिर आप मेन हाउसेस उसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है जैसे मैंने बताया वो देखोगे, उनमें लॉर्ड्स कौन कौन से इन्वॉल्व है उनकी लिस्ट बनाओगे, फिर उनमें से क्या किसी की दशा चल रही है, फिर कारक को भी देखोगे, फिर उनमें से क्या उनकी किसी की दशा चल रही, जो आपको 3 लॉर्ड्स और 3 हाउसेस मिल गए इंपॉर्टेंट वाले, रिलेटेड रेलिवेंट हाउसेस एंड रेलिवेंट प्लैनेट्स। तो अब आप उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ रही है कि ये चेक करोगे, और फिर आप ट्रांजिट देखोगे कि ट्रांजिट भी उन हाउसेस में हो रहा है क्या, फिर आपको इवेंट ओके मिलेगा। ठीक है, दिस इज अ मैसेज। ये टेम्पलेट आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा, ये टेम्पलेट आप लिख के अपने नोटबुक में रख सकते हो, और कोई भी प्रेडिक्शन करो तो टिक टिक करते जाइए। लास्ट में आके आके अटक रही गाड़ी, ट्रांजिट में अटक रही है, तो आप बोलोगे भाई अगली ट्रांजिट में अगर दशा भी चलती रही सेम, तो अगली ट्रांजिट में हो जाएगा। अगर आप दशा में अटक रहे हो तो आप बोलोगे रेमेडी कर लो, ट्रांजिट सपोर्ट करेगा तो हो जाएगा। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप प्रेडिक्शन करते हैं। फाइन, अब ये स्टेप बाय स्टेप प्रेडिक्शन मैं सिखाऊंगी आप लोगों को अपने 21 लेक्चर्स में। ये होगा एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मेथड हम सीखेंगे, जिससे ही बोलेंगे नाड़ी नक्षत्र प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। इसे आप भृगुनंदी नाड़ी से ना कनेक्ट करें, इसमें मैं नक्षत्र कुछ भी नहीं पढ़ाने वाली हूँ, तो नक्षत्र से भी कनेक्ट ना करें। ये नाड़ी है, नाड़ी मतलब जैसे कोई प्लेनेट आपको एक हाउस में दिखता है तो वो 30 डिग्री का एक हाउस होता है, लेकिन उसमें और नैरो डाउन करोगे तो एग्जैक्टली वो कहाँ पे है वो हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे आपको किसी सिटी में किसी को ढूंढना है तो आप बोलोगे भाई दिल्ली जा रहा हूँ, तो दिल्ली में आपका एड्रेस कहाँ से मिलेगा, आपके फ्रेंड का एड्रेस आपको पूरे दिल्ली में तो नहीं ढूंढ सकते, फिर दिल्ली को आप नैरो डाउन करोगे कि भाई हाँ चांदनी चौक में मिलेगा, फिर चांदनी चौक में कोई सोसाइटी होगा, उस सोसाइटी में उसका फ्लैट है। तो इस तरह से नाड़ी जो है ना वो हम एग्जैक्ट प्लेनेट की नाड़ी को पकड़ते हैं कि वो एग्जैक्टली किस हाउस का रिजल्ट देने वाला है। कई बार क्या होता है, ये पूरी कृष्णमूर्ति पद्धति पे बेस्ड है ये कोर्स, कृष्णमूर्ति पद्धति पे। तो कृष्णमूर्ति जी ने कहा ना डिग्री से एकदम बारीकी से निकाला है कि कौन सा ग्रह एग्जैक्टली किस हाउस के रिजल्ट देने वाला है। कई बार फर्स्ट हाउस में दिखते हैं प्लेनेट, लेकिन डिग्री वाइज वो 12th हाउस के रिजल्ट देते रहते हैं, तो वो 12th हाउस का रिजल्ट देते हैं एक्चुअली। वो मैं देखना सिखाऊंगी आप लोगों की कि कैसे किन हाउसेस के रिजल्ट वो दे रहे हैं, और फिर हम उस चीज को नैरो डाउन करके निकाल पाएंगे कि एग्जैक्ट क्या होता है। तो ये 21 लाइव क्लासेस होंगी इसकी, नाड़ी नक्षत्र प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। कोर्स कंटेंट क्या है शेयर करते हैं, प्राची मैम आपको बताएंगी कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। ओके, मैं एक बार कंटेंट शेयर कर देती हूँ, कोर्स कंटेंट। सो इंटरेस्टिंग लग रहा है सबको, लग रहा है कि आप एक्यूरेट प्रिडिक्शन करना सीख पाएंगे इस मेथड से, बिल्कुल सीख पाएंगे, इसमें बिल्कुल कोई शक शुबा नहीं है। आप लोग जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी आप करेंगे तो आपको जरूर से रिजल्ट मिलने वाले हैं। ओके, क्या लगता है आपको करना चाहिए ये कोर्स, मैं कैसा पढ़ा पाऊंगी कुछ
कुछ इंटरेक्शन तो करें आप लोग। कोर्स कंटेंट बताती हूँ, क्या सबके मन में क्यूरियोसिटी होगी ना, क्या क्या देने वाली हूँ मैं, इतना कुछ देने वाली हूँ इस 21 दिन के कोर्स में, आपको लगेगा मैम अब बस करो। ओके, कंटेंट क्या होगा, कुंडली का इंट्रोडक्शन होगा। सबसे पहले कुंडली कैसे इंट्रोड्यूस करते हो आप, कैसे देखते हो, वो होगा क्या होती कुंडली। कुंडली के पूरे 3 पैरामीटर्स, क्या क्या होते हैं 3 पैरामीटर्स, हाउसेस, राशि एंड प्लैनेट्स। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। 9 प्लैनेट्स क्या होते हैं, 12 ज़ोडिएक साइंस कैसे होते हैं, प्लैनेट की डिग्निटी, फिर प्लैनेट की डिग्निटीज देखेंगे। डिग्निटीज मीन्स प्लैनेट कितने पावरफुल हैं, कितने किसकी दृष्टि आ रही है, एफ्लिक्शन में, कंबशन में, रेट्रोग्रेशन में, तो इनके पास कितना पावर है कितना नहीं है, वो चीज को हम इस कोर्स में समझेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे दशा कैसे निकालते, दशा टाइमिंग और लाइफ इवेंट्स के हिसाब से आपका महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा कैसे होती है। ये देखने के पहले जो जो इसका क्रक्स है, मेन नाड़ी नक्षत्र टेबल बनाना मैं सिखाऊंगी कि वो टेबल कैसे बनाते हैं, एक्चुअली किस किन हाउसेस के रिजल्ट कोई प्लेनेट देता है, वो टेबल के थ्रू हम पूरा प्रेडिक्शन कर पाएंगे, जो पूरा नंबर्स का गेम होगा। ओके, इसमें हम देखेंगे मैरिज का टाइम, चाइल्ड बर्थ का टाइमिंग, कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, एजुकेशन कैसा होगा, करियर कैसा होगा, करियर में कब ग्रोथ होगी, कब ब्रेक आएगा, कब ट्रांसफर होगा, कब प्रमोशन होगा, कब डिस्प्यूट्स होंगे, ये सारी चीजें करियर के पार्ट में देख पाएंगे। एजुकेशन में भी आप देख पाएंगे कि बच्चे को किस डायरेक्शन में आपको एजुकेशन के लिए भेजना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं भेजना चाहिए। नेक्स्ट आएगा कोर्ट केसेस और लिटिगेशंस, कब आएंगे, कैसे आएंगे, उनसे कैसे आप डील कर पाएंगे, आपको उस समय किन कौन से प्लैनेट स्ट्रांग है, किन्हें वीक करना है, किन्हें स्ट्रांग करना है, वो कैसे आप उसको जज कर पाएंगे कि किस तरह से उस केस का रफा दफा आप कर पाएंगे। कोर्ट केस, लिटिगेशंस, लाइफ के डिसीजंस एंड प्रेडिक्शंस कैसे लेंगे, आपको प्रॉपर्टी कब लेना है, व्हीकल कब लेना है, व्हीकल लेने जाओगे तो कैसे मिलेगा, क्या दिक्कत आएगी, फॉरेन ट्रेवल कब होगा, कैसे होगा, फॉरेन में सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा, या सिर्फ पढ़ने के लिए जाओगे, या बिजनेस के लिए जाओगे, या घूमने के लिए जाओगे। लॉन्जिविटी और हेल्थ को भी हम देखेंगे कि बीमारी कब आएगी, कैसी आएगी, लॉन्जिविटी क्या होगा, लाइफ स्पान क्या होगा, कौन सी बीमारी आएगी किन प्लेनेट की वजह से, किन प्लेनेट की दशा में, कब तक रहेगी, कब रिकवरी होगी, कब नहीं होगी, ठीक होगी कि भी नहीं होगी, ये सारी चीजें हेल्थ रिलेटेड हम देखेंगे। नेक्स्ट हम लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट एंड होरारी। होरारी क्या चीज होता है, होरारी होता है एक प्रश्न शास्त्र इसी का। कभी कभी क्या होता है हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं लाइफ में जो दोनों एक ही चीज दिखाते हैं, दैट बोथ आर गुड, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करें, ये सारा कुछ हम होरारी से देखते हैं। तो एक एक टॉपिक को डिटेल में हम एक एक दिन में लेंगे, 2-2 3-3 क्लासेस में लेंगे, चार्ट्स पे प्रैक्टिस करेंगे, और लाइफ का ऑलमोस्ट हर टॉपिक आप कवर कर पाएंगे। देखिए, मैरिज हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, करियर हो गया, एजुकेशन हो गया, प्रॉपर्टी, व्हीकल, फॉरेन ट्रेवल, सेटलमेंट, हेल्थ, लॉन्जिविटी, कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस, ट्रांजिट्स एंड होरारी। एंड इसके अलावा बेसिक्स पूरा, प्लेनेट की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, भाव भावेश और कारक को कैसे देखते हैं, लॉर्ड्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स, राशिज, एवरीथिंग वी विल डील विद दिस इन दिस कोर्स। ओके, तो ये तो हो गया कोर्स कंटेंट। अब इसके बारे में और हम जानकारी लेंगे कि अब सबको क्यूरियोसिटी होगी कोर्स कब से आ रहा है और कितनी फीस है, क्या है। ओके, जानना चाहेंगे सब लोग, कौन कौन करना चाहते हैं कोर्स, किसको लगता है कि मेरे लिए है कि नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी ये कोर्स आपके लिए है, और अगर आपको आता है और आप प्रेडिक्शन करने पे कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, तो स्ट्रक्चर्ड स्टडी करना चाहते हैं तो तब भी ये आपके लिए है। ओके, स्ट्रक्चर्ड वे में जब आपको इसको रीड करना है, देन ऑल्सो दिट इज कोर्स फॉर यू। और अगर आपको जीरो नहीं आता तो मैं बेसिक से पढ़ाऊंगी तो भी ये आपके लिए है कोर्स, यू कैन वेरी वेल ट्रस्ट दिस। और इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, एक्चुअली कोर्स में मिलेंगे आपको, प्राची मैम आर यू देयर, ओके लेट मी शेयर दिस थिंग। इस कोर्स में आपको, जैसे हम अभी जूम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ना, तो इसी तरह से जूम पे ऑनलाइन क्लासेस होंगी जैसे अभी चल रही है, इसी टाइम पे होंगी 7 o'clock को। और आपको पूरा स्टडी मटेरियल, डिटेल नोट्स आई विल प्रोवाइड, 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, आई विल आंसर एवरी टाइम। और डिवाइन ग्रेस का जो ऐप है, आप अगर अपने फोन पे डाउनलोड कर लेंगे तो उस ऐप में आपको सारी रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम मिलेगी।
कभी भी आप उस ऐप में एक्सेस करके रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। कोई क्लास मिस हो गई, कोई डाउट है, कुछ भूल गए, कुछ छूट गया है, तो यू कैन एक्सेस द लाइव रिकॉर्डिंग्स ऑन दिस ऐप, द डिवाइन ग्रेस ऐप। क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग आपको इसमें मिलेगी। ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन आपको क्लास के एंड कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको मिलेगा। अब क्यूरियोसिटी है सबको फीस की। कंटेंट देख लिया हमने, क्या क्या मिलेगा क्लास में ये देख लिया, और जो मेरे स्टूडेंट्स और जो मेरे पढ़े हुए लोग इस वेबिनार में होंगे उन्हें पता ही होगा कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ। लॉजिकल टीचिंग होती है, स्लो स्ट्रक्चर्ड वे में। सारे क्वेश्चंस हम देखते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देते हैं। एंड ये कोर्स होगा आपका 21 डेज का कोर्स होगा, जो कि 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। ऑल्टरनेट डेज क्लासेस लगेंगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 7 PM को। एंड 21 क्लासेस का ये क्लास होगा। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, लेस देन 2 मंथ्स आप पकड़ लीजिए, 7 वीक। और इसकी जो फीस एनर्जी एक्सचेंज है वो है ओनली 5500 रुपीज। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 5500 है। आप अभी 500 रुपीज देकर भी रजिस्टर कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्कैनर पे स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके पास पेमेंट का सिस्टम है, जीपे, फोन पे, गूगल पे, UPI ID, वट एवर यू कैन पे ऑनलाइन थ्रू दिस स्कैनर। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी पेमेंट करें उसका स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर पर सेंड करना ना भूलें। 8130283244 इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। सो आई थिंक दिस वन इज ओके फ्रॉम माय साइड। एनी डाउट टिल हियर? किसी को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स? अंजुलता जी बोलिए। बोलिए मैम। मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, बोलिए। हाँ मैम, आपसे मेरे को ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन पूछी थी। हाँ, पूछी है। आपने किया है ब्लैंक चेक प्रेडिक्शन में से, राइट? हाँ मैम, ये केपी एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है क्या? यस मैम, KP एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। ये केपी ही है या केपी एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है? KP में ही एक नाड़ी नक्षत्र चार्ट बनता है, उसके थ्रू प्रेडिक्शन करते हैं टोटली। तो वी कैन सी लाइक ओके, दैट। क्योंकि वो हाउस का ग्रुपिंग जो है वो तो केपी एस्ट्रोलॉजी में है ना। हाँ हाँ हाँ, उसी के बेस्ड है मैडम। लेकिन उसमें स्ट्रेंथ ना, हम सब लॉर्ड सब लॉर्ड की स्ट्रेंथ निकालते हैं, महादशा अंतर प्रत्यंतर को हम्म, कैसे कनेक्ट करते हैं, वो बहुत यूनिक प्रेडिक्शन टेक्निक है वो उसमें। इसमें बहुत शॉर्टकट में प्रेडिक्शन आप इजीली कर सकते हो। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने में तो टाइम लगेगा, लेकिन जब प्रेडिक्शन करने जाओगे तो बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो फिर आप उसको। हाँ मतलब, तो इट इज वन फॉर्म ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी, यू कैन से। यस मैम, बिल्कुल श्योर, KP का ही पार्ट है पूरा। केपी का ही पैटर्न है। हाँ, और मैम, ये डबल ट्रांजिट से मतलब क्या है? डबल जैसे ट्रांजिट मतलब मैडम, जैसे शनि एक हाउस में ट्रांजिट करे अभी मीन राशि में, तो मीन राशि में बैठ के कौन कौन सी राशि को देखेंगे? आपके वृषभ राशि को भी देखेंगे थर्ड एस्पेक्ट से, हम्म, आपकी 6 नंबर कन्या राशि को भी देखेंगे, और धनु राशि को भी देखेंगे। 3, 7, 10 उनकी हम्म, एस्पेक्ट होती। इसी तरह से हम्म, गुरु अभी मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि में बैठ के वो धनु राशि को भी देख रहे हैं, 9 नंबर की राशि को। तो 9 नंबर की राशि ऐसी है जहाँ पे गुरु और शनि दोनों की दृष्टि आ रही है, तो वो उसको डबल ओके ट्रांजिट कहते हैं। उस हाउस में ओके डबल ओके। ट्रांजिट है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा मतलब, क्योंकि दोनों मेजर प्लैनेट्स हैं और इनका हाँ इफेक्ट भी बहुत होता है, तो दोनों हाँ, की दृष्टि जहाँ एक साथ पड़ रही है, दैट यस इज डबल ट्रांजिट। यस मैम। ओके ओके अब ओके। जैसे गुरु 3 से निकल के 4 नंबर की राशि में चले जाएंगे अभी 2 तारीख को, है ना, 2 तारीख को। तो हम्म, अब वो 4 में बैठ के किसको देखेंगे? 4, 8, 12 को देखेंगे। तो अब धनु राशि में हम्म। डबल ट्रांजिट नहीं होगा, अब मीन राशि में डबल ट्रांजिट होगा, कि शनि वहीं बैठे हुए हैं और गुरु वहां देख रहे हैं। तो मैम, यदि कोई मीन राशि का कोई है व्यक्ति, उसको हम्म। जॉब में कोई चेंज चाहिए या कुछ ऐसा करेगा, तो उसको इफेक्ट करेगा? नहीं, जॉब के लिए फिर आपको 10th हाउस में ट्रांजिट देखना पड़ेगा। मीन राशि का है तो उसकी चंद्रमा पे डबल ट्रांजिट पड़ेगा, और लग्न पे डबल ट्रांजिट पड़ेगा, तो उसकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट आएगा मैम। फिर करियर पे इम्पैक्ट ओके नहीं आएगा ना।
अगर 12 नंबर की राशि 10th हाउस में आ रही है, मतलब कौन सा लगन हो गया आपका, मिथुन लग्न हो गया, 10th हाउस में आ रही, तो फिर करियर में आपको उठाव मिलेगा, क्योंकि 10th हाउस ओके। में डबल ट्रांजिट होगा। गॉट इट? अच्छा अच्छा अच्छा, समझे आप? समझ गए मैं समझ गए। समझा पाई ना? ओके, वेरी गुड, थैंक जी यू। जी, थैंक यू ओके, सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू। मच मैम, मिलेंगे कोर्स में मैम जरूर से। चलिए मधु जी। यस मैम, बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। अनफॉर्चुनेटली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, नो तो इशू मैम, आप क्या इस रिकॉर्डिंग देख recording में। लीजिएगा। हाँ, दूसरी बात सर, एक तो क्वेश्चन उन्होंने पूछ ही लिया, क्योंकि हाँ। मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो शुरू से समझ में नहीं आया कि लग तो रहा था कि केपी से पढ़ा रही हैं आप, पर हम्म। चूंकि सिग्नेचर और ये सब शब्द नहीं आए तो आई वाज कंफ्यूज, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में भी बहुत सारे हैं इसमें ब्रांचेस हैं, मॉडलिटीज। हाँ। हाँ हाँ। हाँ, बहुत सारी मॉडलिटीज हैं। तो वही नक्षत्र नाड़ी के नाम से भी लोग अलग तरह का पढ़ाते हैं, केपी जो हम्म कहते हैं वो केपी से पढ़ाते हैं, दैट्स ट्रू। हम्म तो इसीलिए मैं भी पूछना चाह रही थी। दूसरी बात ये कि मैडम, जैसे आपने कहा था कि किसी प्लेनेट की स्ट्रेंथ तो वैदिक हम्म। में तो डिग्री से देखा जाता है, केपी में कैसे देखते हैं? डिग्री से नहीं मैम, सिर्फ डिग्री नहीं होती, स्ट्रेंथ, षडबल कितना बड़ा है प्लेनेट को स्ट्रेंथ देखने का, कहाँ की लॉर्डशिप है, किस हाउस में बैठा है, किन ग्रहों से दृष्टि है, अस्त है, वक्री है, और पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो उससे स्ट्रेंथ आती ना। अब कितना भी गुरु बलवान हो, उसको अगर सामने से राहु एकदम कटाक्ष कर रहा है, तो फिर वो अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे पाते ना मैम। वो होता है स्ट्रेंथ देखने का सिस्टम। वो भी एक, मुझे अभी आप जब मैडम को एक्सप्लेन कर रही थी कि डबल हाँ ट्रांजिट वाली है ना, तो वो जी। उसमें अगर एक बेनिफिक है और एक बेनिफिक है, तो वो तो एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट करेंगे, तब उसको कैसे नहीं, इसमें इंटरप्रेट नहीं हो, करेंगे? इसमें नहीं होता मैम। शनि और गुरु के ट्रांजिट में ये चीज नहीं होती। शनि और गुरु में समय और काल बोला, समय और किस्मत बोला गया। जो मैंने बताया ना, समय और किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता। शनि काल है, गुरु गुरु किस्मत है। तो जब दोनों एक जगह को ट्रिगर करते हैं, तो वहां पे समय और किस्मत से आपको चीजें मिलती हैं उस हाउस की रिजल्ट। नहीं, पर अब वो अदर, डिपेंड अगर करेगा राहु आपके। के साथ कोई और अच्छा, हाँ बोलिए मैम। अब हो सकती है ना, एक मेलिफिक है और एक बेनिफिक है, तो डेफिनेटली उनमें हाँ, कुछ तो फिर वो होगा ना। लॉर्डशिप देखते हैं, तो उस एरिया में उसका मेलेफिक इम्पैक्ट आता है मैम। लॉर्डशिप जिन हाउसेस में, वहां से फिर आता है। लेकिन वो हाउस ट्रिगर होता है, यदि यदि वो पॉजिटिवली होगा या, पर्टिकुलर हाउस का वो हाउस ट्रिगर होगा, एक्टिवेट होगा वो हाउस। अब वो निगेटिवली होगा, पॉजिटिवली होगा, डिपेंड करेगा वहां का लॉर्ड कितना स्ट्रांगली प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, है ना? ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सो बहुत मच अच्छा, मैम। आपका एक्सप्लेनेशन का वे बहुत अच्छा है। यू आर ए थैंक गुड यू सो मच। टीचर। थैंक यू थैंक मैम, यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, बोलिए नायक जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मैम, मेरे दो सवाल है। पहला यह है कि बोलिए अगर सर। जब हम प्रॉमिस देते हैं, जैसे विवाह का है, तो अगर हाँ जो महादशा जिस भी स्वामी की चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हाँ शुक्र की चल रहे हैं, लेकिन हाँ 2 7 11 का उसमें प्रॉमिस नहीं आ रहा है, तो क्या 20 साल हाँ। में वो बंदे की शादी नहीं होगी? अंतरदशा सर, मैंने बोली ना, कभी तो आएगी अंतर प्रत्यंतर सेवंथ लॉर्ड की। हाँ, मतलब ये जरूर नहीं कि महादशा में प्रॉमिस नहीं चाहिए। 2 7 11 प्रॉमिस नहीं है तो भी हाँ अंतरदशा मैं, में वो हाँ इवेंट हाँ बन जाएगा। हाँ, हो सकता है दो आए, हो सकता है। हाँ, ये है कि महादशा होने, वो डिपेंड करेगा शादी चलेगी नहीं चलेगी। जैसे प्रत्यंतर दशा सिर्फ 2 7 11 दे रहा है, महादशा भी नहीं दे रहा, अंतरदशा भी नहीं दे रहा है, तो उस हम्म। प्रत्यंतर दशा में शादी का इवेंट आपका हो जाएगा। लेकिन अच्छा। अब वो चलेगा नहीं चलेगा, कितना चलेगा, उसकी गारंटी नहीं है वो, क्योंकि महादशा सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हो सकता है शादी हो जाए, साल भर में टूट जाए। अच्छा, लेकिन मतलब शादी होगी जरूर, इवेंट ट्रिगर हो जाए। लेकिन जैसे कि 2 7 11 इंसिडेंट से कौन सा भी अगर वो हाउस नहीं दिखा रहा है, जो हम्म। सेवंथ प्रिंसिपल लॉर्ड या जो सेवंथ लॉर्ड आप बोल रहे हाँ हैं, तो हाँ, क्या फिर उसकी शादी हो जाएगी अगर वो प्रॉमिस ही नहीं हुआ है वहां पे 2 7 11 का तो भी हो महादशा जाती में? है सर। अगर तो भी हो ट्रांजिट जाएगी। और दशा मिल गई तो प्रॉमिस हम पूरी तरह से कभी कभी देख नहीं पाते, कुछ एक हेयर लाइन जैसा प्रॉमिस छूट जाता है। लेकिन अगर दशा आ रही है, मीन्स प्रॉमिस कहीं ना कहीं चार्ट में है, जो वी आर मिसिंग, वी कांट सी दैट। अगर दशा सपोर्ट कर रही तो हो जाए। 2 7 11 हो ठीक। सकता है। कई बार क्या होता है ना सर, शादी इसलिए भी नहीं होती क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल क्वोशंट हाई होता है बहुत ज्यादा। लोग अच्छा। स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहते हैं, तो वो एक फ्री विल भी होती है अपनी, जिसकी वजह से वो शादी नहीं करते हैं, तो वो भी मतलब एक रीजन है। लेकिन
दशा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर दशा स्वामी विवाह का प्रॉमिस दे रहा है, लेकिन हाँ हाँ जो लॉर्ड है 7th हाउस का, उसमें दशा हाँ का विवाह का प्रॉमिस नहीं, इसका मतलब शादी होगी लेकिन उसका क्वालिटी ठीक नहीं रहेगा, हाँ, ऐसा। क्वालिटी ठीक नहीं रहेगा, चलेगी नहीं चलेगी, जल्दी टूट जाएगी, ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, लेकिन शादी तो 2 दिन का इवेंट है ना, वो तो दशा में ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है मैम। और हाँ दूसरा सवाल था, जब हम ट्रांजिट हाँ, देखेंगे वो चंद्र कुंडली से देखेंगे या लग्न कुंडली से देखेंगे पराशर जी ने ट्रांजिट? तो बोला है चंद्र कुंडली से देखना चाहिए, लेकिन हम दोनों से देखते हैं सर, दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंट बोलते हैं। लग्न में एक्शन होता है, चंद्रमा का लेवल है, आप जैसे कुछ होगा तो आप सोचते रह जाएंगे, एक्शन नहीं ले पाएंगे, लग्न पे आएगा तो आप उस चीज के लिए एक्शन ले लेंगे बिना सोचे समझे। लग्न इज योर एक्शन एंड मून इज योर सोच, मून कुंडली से आप वो चीज सोचना शुरू करते हैं सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी ओके, मच, थैंक यू। थैंक यू सर। यस मनीष जी बोलिए। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते, बस ठीक है सर, कैसे चल रही है आपकी प्रैक्टिस? बस हम कर ही रहे हैं। और ये पूछना था, इसमें रिलेशनशिप का भी कुछ यूज हो पाएगा? जैसे आजकल अभी तक शादी तक तो बाद पे बात पहुंचती है, तो उसका हम कुछ हम्म। ऐसा इवेंट कर सकते हैं जैसे कि हम अफेयर्स को हम ऐसा कुछ जैसे 2 6 मतलब 10 हो रहा है, या फिर हम 5 को यूज करके ऐसा कुछ कि आपका रिलेशनशिप इतने तक चल सकता है, इसमें कुछ हो सकता है यूज या? हाँ हाँ हाँ, तो जैसे सर क्या होता है ना, आपका देखोगे 5 8 12 जब कोई प्लेनेट दिखाता है ना, 5 8 12 कोऑर्डिनेट्स आते हैं, तो रिलेशनशिप होती है और भागकर शादी करते हैं ऐसे। मतलब आपको 2 7 11 नहीं होते तो परिवार की सहमति नहीं मिलती है, आप खुश नहीं रह पाते, फुलफिलमेंट नहीं होता, लेकिन शादी हो जाती है, आपको शादी का सुख जो 12th हाउस से देखते हैं वो आपको मिलता है। और 5 8 में मिस्ट्री, आप छुप के शादी करते हैं, 5 में अफेयर है, तो उसमें 7 ना भी हो तो भी 5 8 12 अगर एक्टिवेट हो रहा है तो भाग के शादी करते हैं लव मैरिज, जिसमें परिवार का किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये भी ओके। कॉम्बिनेशन दिखते हैं सर। यस सर। और मैम जैसे अगर जैसे वैदिक में होता है, हम कहते हैं सैटर्न के साथ वीनस है या कुछ डिले मैरिज का 7th हाउस में है, उसको भी हम्म। प्रॉमिस करना पड़ेगा या फिर इसके अलग प्रोमिसेस हैं? नहीं, उसका उसमें क्या होगा ना सर, प्रॉमिस तो है, दशा भी सपोर्ट करिए, ट्रांजिट आपको नहीं मिलेगा, आपको ट्रांजिट बाद में मिलेगा, लेट लेट, जब आपका लेट मैरिज का टाइम आएगा तब। ओके। तो मतलब जैसे जो दशा चल रही है आपकी 28 27 की एज में दशा चल रही है, तो वो आइडियल टाइम है मैरिज का, उस समय आपको ट्रांजिट नहीं मिलेगा, ट्रांजिट आपको मिलेगा 32 33 की एज में, ट्रांजिट और दशा फिर अलाइन होंगे, तब आपकी शादी होगी, अगर डिलेड मैरिज का प्रॉमिस आपके चार्ट में है तो। तो इसके योग अलग हैं और वैदिक के अलग हैं, या दोनों उनके कंबाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ? सब सेम ही है सर, वैदिक तो मदर एस्ट्रोलॉजी है, सब वहीं से एक्सट्रैक्टेड है, थोड़ा थोड़ा टेक्निक चेंज किया है, 2 और 2 4 ही होते हैं। अच्छा, उसी में हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ और मैम हाँ। इसमें प्राइस में कुछ चेंजेस कर रखे हैं? जैसे आपने अभी शो करा था रजिस्ट्रेशन फीस का, उसमें कुछ 500 में मिस्टेक आप है? अभी इमीडिएट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं सर, टोटल फीस टोटल 500, 5500 है टोटल फीस सर। के तो इसमें 1500 का हो गया ना, तो 45 का आ रहा है इसमें शायद। वो कैलकुलेशन मैम ने लिखा सर हुआ वो है। लास्ट में टाइपिंग एरर है, इट्स 2500 एंड 2500। ओके, वही मैंने यस, चेक करा। 500 2500 2500 वो टाइपिंग एरर है, बट प्लीज रीड इट एट 2500। एंड यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान स्पेशली इसलिए बनाया गया है ताकि रजिस्ट्रेशन आप लोग अभी कर सकें, 15 दिन है, मीनवाइल आप लोग अपने इंस्टॉलमेंट्स जो है पे कर सकते हैं। ओके मैम, बस यही पूछना था। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ शबनम जी बोलिए। हेलो मैम, कैसे हो? थैंक यू मैम। आप थैंक मैम बिल्कुल ठीक। आपका अभी ये करूंगी प्लान ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन तो बहुत अच्छा था। मैं सारी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती अपने टाइम की वजह से, बट इतना क्लियर था, तो थैंक यू। मेरा थैंक क्वेश्चन यू। एक्चुअली प्राची मैम के लिए है, सिंस शी इज देयर। प्राची मैम, मैं आपको भेज दूंगी, मेरे को बता देंगे ना कैसे? आई मीन, यस मैम, कैन यू सेंड मी एप्लीकेशन के, यूएसडी? यस यस, आई विल शेयर यू द एप्लीकेशन लिंक। आई नो ओके। आप जो है यूएसडी में पे करेंगे इन डॉलर्स, हाँ, राइट? मैं एप्लीकेशन से ही पिछली बार भी पे करा था, तो मैं उसी यस से मैम, देख लेती हूँ। एप्लीकेशन पे कोर्स का लिंक, कार्ड में से मैं आपको लिंक एक्सट्रैक्ट करके दे दूंगी, आप वहां पे पेमेंट ओके, कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो थैंक यू मच मैम, मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। एनी अदर, और किसी की कुछ डाउट्स है?
So shall we end the session here? I think Prachi ma'am, we can end the session. Doubts are over. Yes, Anjulata ma'am. ma'am Let us. again raise. Yes, yes. Anjulata ma'am. चलिए, तो हाँ क्लास ma'am. का सेशन यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, लेकिन एक और सेशन आपका इंतजार कर रहा है, तो वो ज्वाइन करना मिस मत कीजिएगा। रात को 9:30 बजे आज यानी कि अधिक मास की जो स्पेशल पूर्णिमा है, ज्येष्ठ महीने की हमारी पूर्णिमा, इसकी हम एक बहुत ही प्यारी मेडिटेशन करने वाले हैं। तो उसका लिंक मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। ग्रुप लिंक मैंने यहाँ पे शेयर किया है चैट कॉलम में, इस ग्रुप में आप आ जाइए। सो रात को 9:30 बजे कनेक्ट करते हैं पूर्णिमा की एनर्जीज पे, और इस मेडिटेशन के थ्रू अपने विश फुलफिलमेंट करेंगे, अपने आप की एनर्जीज को क्लेंस करेंगे। Thank you everyone. Thank you ma'am. Thank you so much everybody for joining Thank in. you See so you at 9:30 p.m. Okay. Thank you ma'am. Thank you everyone.